चीफ्स और किंग्स, इस सेक्शन में हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे की बातें शुरू करने से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। किंग्स के बारे में आप ये जानते हैं कि उसकी अपनी एक फिक्स टेरिटरी होती है जहां वो लोगों पर रूल करता है, उनसे टैक्स कलेक्ट करता है और उनकी सेवा भी करता है। साथ ही उसके किंगडम में लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सल्यूशन के लिए भी लोग किंग के पास ही जाते हैं। अब अगर हम चीफ की बात करें तो ये एक पावरफुल रूलर होता है जो किसी ग्रुप या फिर कबीले को लीड करता है। ये ना तो अपने लोगों से टैक्स ले सकता है, ना ही इसका रूल हेरिडिटरी रहता है। किंग के केस में तो ये होता है कि उसका बेटा ही अगला किंग बनता है, लेकिन चीफ का बेटा अगला चीफ बने ये जरूरी नहीं है। साथ ही किंग्स की तरह चीफ्स के पास कोई आर्मी और ऑफिसर्स नहीं होते हैं। इस टॉपिक पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है जिसमें पोस्ट मौर्यन एम्पायर के किंगशिप के नोशंस के बारे में पूछा जा सकता है। डिस्कस द नोशन ऑफ किंगशिप्स दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। नोशंस का मतलब होता है कोई आइडिया या ओपिनियन। किंगशिप को लेकर इस टाइम में कई नए नए आइडियाज निकल कर आए थे जिन्हें आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। सब कॉन्टिनेंट के साउथ में 2nd सेंचुरी BCE के बाद कई ऐसे एम्पायर्स और चीफडम्स इमर्ज हुए जो काफी स्टेबल थे। जूनियर क्लासेस में आपने इन किंगडम्स के बारे में पढ़ा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल तमिलकम के चोलाज, चेराज और पांड्याज चीफडम्स। तमिलकम से आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला के कुछ पार्ट्स को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे ही तमिलकम कहा जाता था। अर्ली संगम लिटरेचर में भी हमें इन चीफ्स और उनकी टेरिटरी के बारे में कई पोएम्स मिलती हैं। इनके अलावा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर रूल करने वाले सतवाहन और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने वाले शाकाज भी इंपॉर्टेंट किंग्स रहे हैं। इन रूलर्स ने पावर में आने के बाद अलग अलग तरीकों से अपने आप को किंगडम में एक हाई स्टेटस देने की कोशिश की है। इसके लिए कुछ रूलर्स अपने आप को बड़े बड़े देवताओं से कंपेयर करते थे, खुद को बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे ताकि लोग भगवान की तरह उन्हें भी पावरफुल माने। इसका एक एग्जाम्पल है नॉर्थ वेस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक रूल करने वाले कुशानास का। इस टाइम के कई इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और स्कल्पचर्स में पता चलता है कि कई कुशाना रूलर्स अपने आप को देवपुत्र का टाइटल देते थे, यानी सन ऑफ गॉड। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शायद वो चाइनीज रूलर्स से इंस्पायर होकर ऐसा करते होंगे क्योंकि चाइनीज रूलर्स खुद को सन ऑफ हेवन के टाइटल से बुलाया करते थे। अफगानिस्तान और मथुरा में कुछ कुशाना रूलर्स के बड़े बड़े स्टैच्यूज भी मिले हैं जो बताते हैं कि वाकई कुशाना रूलर्स खुद को भगवान मानते थे। 4th सेंचुरी के आसपास हमें कुछ बड़ी स्टेट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं जिनमें गुप्ता एम्पायर एक इंपॉर्टेंट नाम है। ये रूलर्स अक्सर अपने सबऑर्डिनेट्स रखा करते थे जिन्हें समंत कहा जाता था। इन समंत को स्टेट की लैंड का कुछ हिस्सा संभालने के लिए दिया जाता था जिस पर रहने वाले लोगों से समंत टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। कुछ समंत इसी बात का फायदा उठाकर कभी कभी राजा से खुद को अलग कर लेते थे और अपना एक अलग किंगडम बना लेते थे। गुप्ता रूलर्स के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो उस टाइम के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति से मिली है। प्रशस्ति अक्सर किंग की प्रेस, उसकी तारीफ में लिखी जाती है। इलाहाबाद में भी इसी तरह का एक पिलर है जिस पर समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को संस्कृत में लिखा गया है और इसे हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के लिए लिखा था जिसे गुप्ता एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। लेकिन इन प्रशस्ति को हमेशा सही नहीं माना जा सकता था क्योंकि इन्हें कभी कभी राजा खुद भी लिखवाता था ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी तारीफ करें। यहां आप एक बात नोट कीजिए कि राजा ने कभी आम लोगों से यानी अपनी प्रजा से उनके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस लिखने के बारे में नहीं कहा। हमारे पास जो भी एविडेंसेस हैं वो सिर्फ राजा के ही थॉट्स बताते हैं। ऐसे में ये जान पाना मुश्किल है कि उस वक्त आम लोगों की क्या सोच रही होगी। लेकिन इस परेशानी का भी सॉल्यूशन हिस्टोरियंस को जल्द ही मिल गया। आइए जानते हैं कैसे। हिस्टोरियंस ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स के बारे में कैसे पता लगाते हैं, ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में रहता है और एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ डू हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? तो आइए इसका आंसर समझते हैं। हिस्टोरियंस ने आम लोगों के एक्सपीरियंसेस जानने के लिए उन स्टोरीज और पोएम्स को स्टडी करना शुरू किया जो पॉपुलर ओरल टेल्स यानी वो कहानियां जो सुनाई जाती हैं और काफी समय बाद इन्हें लिखा गया।
इन स्टोरीज को जटक और पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। जटक्स को 1 से 1000 सीई के बीच पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ये स्टोरीज पूरी तरह सही हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हमें उस समय की सिचुएशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसी तरह की एक स्टोरी जिसे गंधटिंडु जटक के नाम से जाना जाता है, उससे हमें पता चलता है कि लोग किंग के रूल से खुश नहीं थे। वो अपनी परेशानियां बताते हुए कहते हैं कि उनकी सारी परेशानियां किंग की वजह से हैं, जो उनसे टैक्स वसूलता है, और इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए ये लोग जंगलों में भाग जाते थे। हालांकि कई लोग भागने के बजाय प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देते थे ताकि किंग का मांगा जाने वाला हाई टैक्स पे कर सकें। इसके लिए लोगों ने 6th सेंचुरी BC में खेती के लिए प्लो यानी हल का यूज करना शुरू कर दिया था, ताकि खेत को अच्छे से जोता जा सके और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस टेक्निक को ज्यादातर गंगा और कावेरी जैसी रिवर वैलीज के आसपास अपनाया गया था, जहां की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल थी। आयरन की टिप वाले प्लो की मदद से सॉइल को अच्छे से पलटा जा सकता था, जिससे कि क्रॉप को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन पंजाब और राजस्थान जैसे एरियाज में ये टेक्निक काफी लेट पहुंची। इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट के अधिकतर हिस्सों में काफी समय तक खेत जोतने के लिए हो यानी फावड़े का यूज किया जाता था। इसके अलावा इरिगेशन अच्छे से करने के लिए कई वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाए गए थे, जिससे सभी खेतों को पानी मिल सके और क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ सके। कई फार्मर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन का भी सहारा लिया। ट्रांसप्लांटेशन में पहले प्लांट्स को एक छोटी जगह पर बोया जाता है, और जब वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे मेन फील्ड या बड़ी जगह लगा दिया जाता है। ये मेथड अक्सर राइस की क्रॉप के लिए यूज की जाती है। इन मेथड्स का यूज करके प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन इस मेथड के बेनिफिट सब पर एक जैसे नहीं होते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कुछ स्टोरीज में हमें पता चलता है कि उस टाइम पर सोसाइटी में काफी डिफरेंस था, जिसमें सभी लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग लेबरर्स थे, कुछ स्मॉल पेजेंट्स थे जो अपने छोटे से लैंड पर खेती किया करते थे, और कुछ लोग लैंड होल्डर्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन थी उन्हें पाली टेक्स्ट में गृहपति कहा गया है। इन लोगों में जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे वो अपने आप को बाकी लोगों से पावरफुल समझते थे और अक्सर दूसरे कल्टिवेटर्स को कंट्रोल किया करते थे। संगम लिटरेचर, जो तमिल का एक अर्ली लिटरेचर माना जाता है, उसमें भी इस डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लार्ज लैंड ओनर्स को वेललार कहा गया है, प्लोमेन को उजवर कहा गया है और स्लेव्स को आदिमय कहा गया है। इन डिफरेंसेस के पीछे मेन रीजंस थे लैंड का अनइवन एक्सेस और टेक्नोलॉजी का यूज। कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरी से हमें लैंड ग्रांट्स की कई एविडेंसेस मिलते हैं, जिन्हें इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में या कॉपर प्लेट्स पर लिखा गया है। लैंड ग्रांट्स में राजा के द्वारा किसी ब्राह्मण या इंस्टीट्यूशन को लैंड दान में दिया जाता था। इन इंस्क्रिप्शंस को शायद एक रिकॉर्ड के लिए लिखा गया होगा, जिससे ये पता चल सके कि वो लैंड किसे और कब दिया गया है। 7th सेंचुरी से पहले वाले इंस्क्रिप्शंस को संस्कृत में लिखा गया था। वहीं 7th सेंचुरी के बाद के रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस में हमें संस्कृत के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस का भी यूज देखने को मिला है। संस्कृत के लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम में विमेन को कोई भी सोर्स को इंडिपेंडेंटली एक्सेस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त II की बेटी प्रभावती गुप्ता के पास अपना एक लैंड था जिसे उन्होंने ग्रांट में दिया था, यानी दान किया था। प्रभावती की शादी डेक्कन की पावरफुल रूलिंग फैमिली वटक्स में हुई थी। हो सकता है कि प्रभावती एक फेमस क्वीन थी, इसलिए उन पर लीगल टैक्स की ये बातें लागू नहीं होती हों, और यह भी हो सकता है कि उस टाइम पर सारी बातें हर जगह ना मानी जाती हों। लैंड ग्रांट का सिस्टम कंट्री के लगभग हर पार्ट में देखा गया था, बस अलग अलग रीजन्स में लैंड के एरिया में थोड़े चेंजेस आ जाते थे। कुछ रीजन में छोटा सा लैंड ग्रांट में दिया जाता था, वहीं कुछ जगह बड़ी बड़ी अनकल्टिवेटेड जमीन दी जाती थी। इस बड़ी जमीन के साथ साथ लैंड मिलने वाले को कई राइट्स भी दिए जाते थे, लेकिन ये लैंड किसके लिए दिए जाते थे, इस क्वेश्चन का सभी के पास अपना एक अलग आंसर है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अनकल्टिवेटेड लैंड दान में देने से एग्रीकल्चर एक्सटेंड किया जा सकता था, इस वजह से राजा लैंड दान में दिया करता था। वहीं कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि समंत की वजह से किंग्स की पावर कम होती जा रही थी, इसलिए लैंड ग्रांट के जरिए वो लोगों को अपनी तरफ कर रहा था और अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। लैंड ग्रांट से हमें कल्टीवेटर्स की लाइफ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इनके अलावा और भी लोग थे
जो किंगडम का हिस्सा थे, जैसे पैस्टोरलिस्ट, हंटर गैदरर्स, मोबाइल आर्टिसंस एटसेट्रा। अब क्योंकि ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इसलिए ऑफिशियल्स और समन्स का इन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था। ना तो इन लोगों ने खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, ना ही किंगडम के किसी इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में हमें इनका मेंशन मिलता है, जिसकी वजह से हम इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। कंट्री साइड के बाद अब हम जानते हैं कि 6th सेंचुरी BCE में टाउन्स कैसे हुआ करते थे और वहां के लोग क्या करते थे। हे गाइस, क्या आप भी सुनना चाहते हैं कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ? मगर आप उसके लिए पॉकेट एफएम और कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना चाहते, कि हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि जिससे हम इन सभी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले सकें, और हमें स्टोरियाँ भी सुननी है फ्री में। तो टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई लेके आया है आपके लिए एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ अवेलेबल रखेंगे। मतलब आपकी डिमांड पर जो भी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो हम लेके आएंगे। 6th सेंचुरी BCE से कई अर्बन सेंटर्स इमर्ज होना शुरू हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर सेंटर्स कैपिटल टाउन्स थे। हमने अब तक के चैप्टर में पाटलिपुत्र और उज्जैनी की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है और ये भी जाना कि क्यों इन्हें कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर बनाया गया था। पाटलिपुत्र से रिवर रूट इजीली एक्सेसिबल था, जिसकी वजह से मगध की कैपिटल को राजगढ़ से पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया था। साथ ही उज्जैनी ट्रेड के लैंड रूट के रास्ते में पड़ता था, जिसकी वजह से उसे प्रोविंशियल सेंटर बनाया गया था। इस तरह पुहार और मथुरा जैसे टाउन्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस थी। इन टाउन्स के नाम से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम आज भी इन टाउन्स को हमारे आसपास देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाटलिपुत्र अब पटना बन चुका है, उज्जैनी अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, मथुरा आज भी इसी नाम से जाना जाता है और एक फेमस टाउन है। इन टाउन्स में आज भी काफ़ी लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ खुदाई नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ से अब तक जो आर्टिफैक्ट्स मिल पाए हैं उनकी स्टडी की गई है। इन आर्टिफैक्ट्स में अलग तरीके के पॉटरी बोल्स मिले हैं जिन पर ग्लॉसी फिनिश है। ग्लॉसी फिनिश का मतलब है इनकी जो सरफेस है वो चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे किसी ने इसे पॉलिश किया हो। इन बर्तनों को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि शायद अमीर लोग इसे यूज किया करते होंगे। इसके अलावा यहाँ से ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, फिगरिन्स यानी मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें बनाने में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ग्लास, आइवरी यानी हाथी के दांत और टेराकोटा जैसे मटेरियल्स का यूज किया गया है। 2nd सेंचुरी BCE के आसपास हमें इन सिटीज से कई वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस का मतलब है वो इंस्क्रिप्शंस जिन पर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए गए गिफ्ट का रिकॉर्ड लिखा गया है। आज भी हम मंदिरों में, तीर्थ स्थलों पर बनने वाली धर्मशालाओं में दान देते हैं, जिन्हें कई बार वहां लिखा जाता है। इन इंस्क्रिप्शंस में दान देने वाले का नाम और कभी कभी उसकी ऑक्यूपेशन लिखी जाती थी, जैसे गोल्डस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ। कई इंस्क्रिप्शंस में हमें इन क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मिलता है, जिसे गिल्ड या श्रेणीज कहा जाता था। इन गिल्ड्स का काम क्या होता था? इन गिल्ड्स का काम होता है रॉ मटेरियल अरेंज करना, प्रोडक्शन का काम देखना और फिनिश्ड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। 6th सेंचुरी BCE से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ट्रेड के लिए सब कॉन्टिनेंट एक सेंटर बन गया था। लैंड रूट से सेंट्रल एशिया तक जो ट्रेड की जाती थी उसमें सब कॉन्टिनेंट बीच में पड़ता था। वहीं सी रूट से ट्रेड के लिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से रास्ता ढूंढा गया था। अरेबियन सी से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक ट्रेड किया जाता था। वहीं बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक। इन ट्रेड रूट से पैदल चलने वाले और कैरावान के साथ जाने वाले दोनों तरह के मर्चेंट्स निकलते थे। इन मर्चेंट्स को प्रोटेक्शन देने के बदले में रूलर्स इनसे टैक्स लिया करते थे। इसी तरह सी रूट से भी कई मर्चेंट्स गुजरते थे। इन ट्रेड्स में क्लोथ्स, ग्रेन्स, सॉल्ट, मेटल ओर्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स और स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता था। रोमन एम्पायर में मेडिसिनल हर्ब्स, टेक्सटाइल और स्पाइसेस, स्पेशली पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी,
जिसका ट्रेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट से मेडिटेरेनियन सी तक किया जाता था। इन ट्रेड्स के लिए जिन कॉइन्स को यूज किया जाता था उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। इन पंच मार्क्ड कॉइन्स को सिल्वर और कॉपर से बनाया जाता था, जिसमें राजा की इमेज, उसका नाम और कुछ सिंबल्स पंच किए जाते थे, यानी छापे जाते थे। एक्सकेवेशन में मिले इन कॉइन्स को स्टडी करके कई पुरानी डायनेस्टीज के बारे में पता लगाया जा चुका था। ऐसा माना जाता है कि इन सिक्कों को शायद किंग्स ही इशू किया करते होंगे। इस तरह के सिक्के जिन पर किंग की इमेज और नाम हो, ये सबसे पहले 2nd सेंचुरी BCE में सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडो ग्रीक रूलर्स ने शुरू किए थे। और अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो इन्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुशानास के रूल में देखा गया है, जो लगभग 1 सेंचुरी CE के आसपास शुरू किए होंगे। इन गोल्ड कॉइन्स की एक और खास बात थी कि इनका वजन उस समय में चल रहे रोमन एम्पायर और ईरान के पार्थियन रूलर्स के बनाए जाने वाले गोल्ड कॉइन्स के बराबर था। रोमन्स और पार्थियन एम्पायर के ये गोल्ड कॉइन्स हमें नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया के कई पार्ट से मिले हैं। इन गोल्ड कॉइन्स का इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना ये बताता है कि उस टाइम पर कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया जाता होगा। साथ ही आर्कोलॉजिस्ट्स को साउथ एशिया से जमा किए हुए कई गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो बताते हैं कि इन एरियाज में भी ट्रेड रिलेशंस थे। किंग्स के अलावा पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल्स भी अपने कॉइन्स इशू करते थे। आर्कोलॉजिस्ट्स को पंजाब के योद्धास के इशू किए हुए कॉपर कॉइन्स मिले हैं, जो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में उनका इंटरेस्ट बताते हैं। इन कॉइन्स में अगर हम सबसे ज़्यादा शानदार कॉइन्स की बात करें तो वो गुप्ता रूलर्स के टाइम पर इशू किए गए थे। इन कॉइन्स को इनकी प्योरिटी के लिए जाना जाता था। 6th सेंचुरी CE से इन कॉइन्स में अचानक कमी दिख गई है, जिसका एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता। हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद रोमन एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से ट्रेड कम हो गया था, जिसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स में कमी आ गई होगी। वहीं कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस टाइम पर नए टाउन्स और ट्रेड नेटवर्क इमर्ज हो रहे थे, जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट से होने वाला ट्रेड डिवाइड हो गया होगा। हालांकि कॉइन्स के कम होने का एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इस टाइम पर कॉइन्स सर्कुलेशन में हो और जमा नहीं किए जा रहे हों। हिस्टोरियंस के दिए जाने वाले इन सारे आर्ग्यूमेंट्स का सोर्स वही इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट्स हैं जो इन साइट से मिले हैं। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करके अलग अलग अजम्पशंस निकाले जाते हैं। हमने चैप्टर की शुरुआत में आपसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात की थी और ये भी बताया था कि इन इंस्क्रिप्शंस को ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इन स्क्रिप्ट्स को कैसे समझा गया। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो देखने में बिल्कुल अलग लगती हो, उसे समझने की शुरुआत आखिर हुई कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। जब इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में ये पता चला कि इन्हें ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो ब्रह्मी से ही ली गई हैं। इसलिए 18th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स ने कई इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटर्स को ब्रह्मी स्क्रिप्ट से कंपेयर करना शुरू किया, जिससे उन्हें ये स्क्रिप्ट समझ आने लगी। कई स्कॉलर्स को लगता था कि ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन इंस्क्रिप्शंस को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखी ब्रह्मी स्क्रिप्ट को 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था, यानी समझा था। अब हम खरोस्ती के बारे में समझते हैं। खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में किया गया था। नॉर्थ वेस्ट से मिले इंडो ग्रीक रूलर्स के कॉइन्स ने खरोस्ती को समझने में बहुत हेल्प की। इसका रीजन ये भी था कि इन कॉइन्स पर जो किंग का नाम लिखा गया था उसे ग्रीक और खरोस्ती दोनों स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था। इसी वजह से जिन स्कॉलर्स को ग्रीक स्क्रिप्ट की नॉलेज थी, उन्होंने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को कंपेयर करना शुरू किया। प्रिंसेप ने जब खरोस्ती स्क्रिप्ट की लिखी गई लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया, तो इसके जरिए बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ा जाने लगा। खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज करके भी इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए थे, जिससे इन्हें समझना आसान हो गया था। ये ऐसा था जैसे आपका नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिख रहे हो। अगर आपका नाम पलक है तो ये हिंदी में भी पलक ही रहेगा और इंग्लिश में भी पलक ही रहेगा। बस इसे लिखने के लिए आप देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो अगर आपको लैंग्वेज पता है और किसी एक स्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो आप दूसरी स्क्रिप्ट को समझ ही लेंगे। अशोका के टाइम पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें कई इंस्क्रिप्शंस पर रूलर के नाम न लिखकर देवनम्पिया और पियादासी जैसे टाइटल्स लिखे हुए हैं। देवनम्पिया का मतलब होता है बिलवड ऑफ द गॉड्स, यानी भगवान का प्यारा, और पियादसी का मतलब होता है
प्लेजेंट टू बिहोल्ड, यानी जो देखने में आंखों को अच्छा लगे। हिस्टोरियंस और एपिग्राफिस्ट्स जब इन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे थे तो वो इस कंफ्यूजन में थे कि ये टाइटल किसी रूलर को दिए गए थे। इसी टाइम के बाकी इंस्क्रिप्शंस में अशोका का भी नाम था। जब इन दोनों इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन किया गया तो इनकी स्टाइल, लैंग्वेज, कंटेंट सब कुछ एक जैसा था, जिसके बाद स्कॉलर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये सारे इंस्क्रिप्शंस एक ही रूलर के बारे में लिखे गए हैं जिसका नाम अशोका था। लेकिन इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में और कई सवाल हैं जिनके जवाब आसानी से नहीं ढूंढे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई बातें वहां के लोकल लोग पढ़ पाते होंगे? क्या लोग इतने पढ़े लिखे थे कि वो इन बातों को समझ पाते होंगे? और अगर सभी को प्रकृत लैंग्वेज समझ में आती होगी तब भी क्या लोग इन ऑर्डर्स को फॉलो करते होंगे? इन्हीं सब क्वेश्चन से हम इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस यानी कमियों तक पहुंच सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंस्क्रिप्शन से हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है, लेकिन इन इंस्क्रिप्शंस को समझने में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एपिग्राफिस्ट्स को फेस करनी पड़ती हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन प्रॉब्लम्स पर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन हो सकता है दैट लिस्ट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक्सकेवेशन यानी खुदाई में जो एविडेंसेस मिलते हैं वो 1000 साल पुराने होते हैं। ऐसे में कई इंस्क्रिप्शंस या तो डैमेज हो चुके होते हैं या फिर उनको इतना लाइटली उकेरा गया होता है कि इतने सालों तक जमीन में दबे रहने की वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शंस को किसी पर्टिकुलर टाइम में किन थॉट्स के साथ लिखा गया होगा ये हम सिर्फ इन्हें पढ़कर नहीं समझ सकते। हो सकता है रूलर ने उस समय किसी और इंटेंशन के साथ उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया हो और एपिग्राफिस्ट इसे अभी के टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हों। अब तक हमें कई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही इंस्क्रिप्शंस को समझा और पब्लिश किया गया है। शायद आज भी कोई ऐसे इंस्क्रिप्शन जमीन में दबे हुए हों जो हमें मिल ही नहीं पाए। वहीं कुछ इंस्क्रिप्शंस शायद इतने सालों तक बच ही नहीं पाए। जो इंस्क्रिप्शन समझे गए हैं उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो किसी ग्रैंड इवेंट या राजकाज से रिलेटेड है, जबकि हम उस टाइम के कॉमन लोगों और उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। इस वजह से इंस्क्रिप्शंस हमें पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने 600 BCE से 600 CE तक होने वाले पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हम इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा सोशल चेंजेस पर। जब भी किसी टाइम पीरियड में पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं तो वो सोसाइटी के लोगों को, उनकी हैबिट्स को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों ने जंगल काट कर वहां एग्रीकल्चर शुरू किया होगा तो उसकी वजह से जंगल में रहने वाले लोगों को भी परेशानी हुई होगी। उन्हें जंगल छोड़कर शायद एक सेटल लाइफ जीनी पड़ी होगी या फिर अपना गुजारा करने के लिए कोई और काम ढूंढना पड़ा होगा। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लोगों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी वजह से भी लोगों के बीच में एक सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अमीर हो गया होगा तो कोई गरीब ही रह गया होगा। हमारा पूरा चैप्टर इस तरह के सोशल डिफरेंसेस पर होने वाला है जो 600 BCE से 600 CE तक देखे गए। और ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि आज की सोसाइटी में लोगों के बीच जिस तरह का डिवीजन है, डिफरेंसेस हैं, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब क्वेश्चन है कि हमें तो इस टाइम पीरियड के आम लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, फिर सोसाइटी के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता चला? वैसे तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पुराने टेक्स्ट्स को स्टडी करना। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे महाभारत के बारे में नहीं पता होगा। महाभारत एक ऐसी कथा, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सबसे लंबा ग्रंथ कहा जा सकता है। महाभारत को लिखने में लगभग 1000 साल का वक्त लगा था और ऐसा माना जाता है कि इसे 500 BCE के आसपास ही लिखना शुरू कर दिया गया था। यहां हम महाभारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे भी हमें उस टाइम की सोशल कंडीशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। हालांकि महाभारत में जिस इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है वो तो काफी पुराना है और वो इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले टाइम पीरियड में नहीं आता, लेकिन क्योंकि महाभारत को लिखना इसी टाइम पीरियड में शुरू किया गया था, इसलिए इसकी राइटिंग में हमें उन सोशल बिहेवियर्स के बारे में पता चलता है
जो शायद उस टाइम पर भी फॉलो किए जाते थे। तो चलिए पहले हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। ईयर 1919 में संस्कृतिस्ट वीएस सुक्थांकर की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम का काम था पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से महाभारत की संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करके उसमें से जो कॉमन वर्सेस, कॉमन श्लोक थे, उन्हें एक बुक में कंपाइल करना, यानी उन सभी वर्सेस को मिलाकर एक बुक बनाना। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में टोटल 47 ईयर्स का टाइम लगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी टीम ने कंट्री के अलग अलग पार्ट से संस्कृत में लिखी महाभारत की मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया और फिर उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करके कॉमन वर्सेस को एक बुक के फॉर्म में डेवलप किया। और क्या आप जानते हैं कि इन कॉमन वर्सेस से कितने पेजेस की बुक बनाई गई? 13,000। जी हां, 13,000 पेजेस। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कंपैरिजन के टाइम कई रीजनल चेंजेस भी नोटिस किए गए थे। जैसे कोई वर्स तमिलनाडु में किसी अलग तरह से लिखा गया था, लेकिन वही कश्मीर में मिली मैन्यूस्क्रिप्ट में किसी अलग मतलब या अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाभारत के लिखे जाने से पहले इसे ओरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सुनाया जाता था, जिसकी वजह से शायद इसमें धीरे धीरे करके ये चेंजेस आए हों। ऐसा हो सकता है ना कि जब हमें कोई बात बताई जाती है तो हम उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझते हैं, और फिर जब हम ये बात किसी और को बताते हैं तो वो उसे अपने हिसाब से समझता है, और ऐसे ही करते करते वो बात आखिरी इंसान तक पहुंचने पर पूरी तरह बदल चुकी होती है। हालांकि हमारे लिए रीजनल चेंजेस अभी जरूरी नहीं है। हम बस संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से ही सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे ब्राह्मण्स ने लिखा था। हिस्टोरियंस ने जब सोशल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनका मानना था कि संस्कृत टेक्स्ट में ब्राह्मण्स ने जो भी लिखा था वो बातें उस टाइम पर प्रैक्टिस की जाती रही होंगी। अब आगे इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसे आप एक ऐसी गाइडलाइन मानकर चलिए जिसे उस टाइम में आपको अपनी लाइफ सही तरीके से जीने के लिए दिया गया था। हो सकता है कि इनमें से कई बातों से हम अग्री करते हों और कई बातों से ना भी करते हों, और ऐसा उस टाइम पर भी होता था। कई किंग्स और रूलर्स इन बातों को, सोशल स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन किया करते थे और कई बार रिजेक्ट भी कर दिया करते थे। इनको पढ़ने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो है उस टाइम की सोसाइटी को समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण्स का कहना था कि उन्होंने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में जिन 4 वर्ण को बताया है वो डिवाइन ऑर्डर हैं, यानी भगवान का बताया हुआ ऑर्डर। इन टेक्स्ट में सोसाइटी के लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें 4 वर्ण भी कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर हैं वैश्य और चौथे पर हैं शूद्र। धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के हिसाब से इन 4 वर्ण की ऑक्यूपेशंस भी बताई गई हैं, जिसमें ब्राह्मण्स को वेदास पढ़ने और पढ़ाने को कहा गया है। साथ ही रिलीजियस सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने और दान लेने और दान देने को कहा गया है। इसके बाद क्षत्रिय का काम है कि वो लोगों को जस्टिस दिलाए, उन्हें संभाले, वॉर्स में लड़ाई करे, वेदास को पढ़े और दान दे। इन वर्णों में जो तीसरा वर्ण है वैश्यास, उनका काम है कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, पैस्टोरलिज्म और ट्रेड करें। इसके साथ ही उन्हें भी क्षत्रिय की तरह वेदास पढ़ने को, सैक्रिफाइसेस करने को और दान देने को कहा गया है। अब इसके बाद आते हैं शूद्र, जिनका सिर्फ एक ही काम है, और वो है ऊपर दिए गए 3 वर्ण के लोगों के लिए काम करना। इन टेक्स्ट्स में दिए गए ऑर्डर और ऑक्यूपेशन को सभी लोग फॉलो करें। इसके लिए ब्राह्मण्स ने 3 तरीके अपनाए। पहला ये था कि वो लोगों को ये कहें कि ये ऑर्डर भगवान की मर्जी है। दूसरा तरीका ये था कि वो किंग्स को अपने किंगडम में इन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहें। और तीसरा तरीका था लोगों को ये यकीन दिलाना कि पैदा होने के बाद ही आपका वर्ण और ऑक्यूपेशन डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो आपको पूजा पाठ, दान धर्म ही करना है। वहीं आप अगर शूद्र के घर में पैदा हुए हैं तो आपका काम है कि आप बाकी 3 वर्ण की सेवा करेंगे। शास्त्रास में तो ये भी लिखा गया है कि कोई भी नॉन क्षत्रिय राजा या रूलर नहीं बन सकता। लेकिन क्या हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स रहे हैं वो सभी क्षत्रिय थे? इसे समझने के लिए हम आपको कुछ रूलर्स का एग्जाम्पल देंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जहां आपको किसी बात का रीजन देना हो।
या चैप्टर में से एनालिसिस करके कोई आंसर देना हो। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा दैट डिस्कस वेदर किंग्स इन अर्ली स्टेट्स वर इनवेरिएबली क्षत्रियस, तो एग्जामिनर आपसे ये चाहेगा कि आप इसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। भले ही शास्त्रार्थ क्षत्रिय के अलावा और किसी वर्ण के इंसान को रूलर या किंग नहीं मानते हों, लेकिन ऐसा होता नहीं था। जिन मौर्य के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उनके बारे में कई बार ये कहा जाता है कि वो क्षत्रिय थे ही नहीं। इनफैक्ट मौर्यास के बाद जिन शुंगास और कन्वास रूलर्स ने रूल किया, वो भी क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण थे। तो यहां से तो हम यही समझ सकते हैं कि रूलर बनने के लिए क्षत्रिय होना तो बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि मौर्यास, शुंगास और कन्वास तो क्षत्रिय थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को काफी अच्छे से संभाला। इनके अलावा सेंट्रल एशिया के शाका रूलर्स भी क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि वो तो इस वर्ण सिस्टम से ही अलग थे, क्योंकि वो आउटसाइडर्स थे। ब्राह्मण इन आउटसाइडर्स को मलेच्छास कहा करते थे। लेकिन यहां भी आप एक बात नोटिस करेंगे कि इन्हीं शाका रूलर्स में से एक रूलर, जिसका नाम रुद्रदमन था, उसने गुजरात के सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। और ये बात हमें उस टाइम के एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मलेच्छ को भी हमारे यहाँ के सांस्कृतिक ट्रेडिशंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। इसी तरह सतवाहन रूलर्स में गौतमीपुत्र श्री सताकनी अपने आप को ब्राह्मण कहा करता था। साथ ही उसका यह भी कहना था कि वो अपने रूल में किसी को भी दूसरे वर्ण में शादी नहीं करने देगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा कहने वाले रूलर ने खुद ही रुद्रदमन के परिवार में शादी की थी, जिसे एक आउटसाइडर माना जाता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें यह समझ आता है कि भले ही शास्त्र में सारी चीज़ों के लॉज और रूल्स को लिखा गया हो, यहां से हमें अलग अलग वर्ड्स में भी नई सोशल कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जिन्हें जाति नाम दिया गया है। वी होप आप इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे। जाति जाति एक ऐसी कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया था जिनकी या तो ऑक्यूपेशन सेम थी या फिर वो एक ही ग्रुप या गिल्ड का हिस्सा थे। जैसे फॉरेस्ट में रहने वालों को निषद कहा गया था और सोने का काम करने वालों को स्वर्णकार कहा गया। अक्सर एक ही वर्ण से बिलोंग करने के बाद भी लोगों की जाति अलग अलग हो सकती है, जैसे हम इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। अगर आप आज भी अपने आसपास देखेंगे तो हमें कई लोग मिलते हैं जो ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी कास्ट अलग अलग है। कोई शर्मा है, कोई द्विवेदी है, कोई पांडे है, तो कोई त्रिवेदी है। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण में भी हमें राजपूत, सिंह जैसे अलग अलग कास्ट देखने को मिल जाती हैं। गिल्ड में काम करने वाले या किसी कास्ट को बिलोंग करने वाले लोगों की हिस्ट्री वैसे हमें बहुत कम देखने को मिलती है, पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिस पर दशापुरा नाम की एक सिल्क वीवर कम्युनिटी के बारे में लिखा है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि किस तरह ये लोग इस लैंड पर रूल करने वाले किंग की महानता की कहानी सुनकर अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ गुजरात से मंदसौर आए थे। ये बात तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कुछ लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बातें और वर्णास को नहीं मानते थे। इन शास्त्र में जो भी लिखा गया था, लोग इससे ऑपोजिट ही करते थे और इन्हीं लोगों को उस टाइम में ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक यानी जानवर के जैसा माना जाता था। इनके अलावा हंटर गैदरर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, इन्हें भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये लोग वर्ण सिस्टम में कहीं फिट नहीं होते थे। वो लोग जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। और इन आउटसाइडर्स की बात तो समझ आती है, लेकिन ब्राह्मण्स ने तो वर्ण सिस्टम के अंदर भी कुछ लोगों को अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाल दिया था। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग सीक्रेट एक्टिविटीज जैसे पूजा पाठ करवाते हैं वो प्योर हैं, वहीं वो लोग जो लाशों को उठाते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज को उठाते हैं, वो इम्प्योर या अनटचेबल्स हैं। इसीलिए प्योर लोगों को अनटचेबल से दूर रहने को कहा जाता था। अनटचेबल्स जो काम करते थे उसे पल्यूटिंग कहा जाता था और इन लोगों को चंडाला के नाम से जाना जाता था। कई जगहों पर तो प्योर लोगों का अनटचेबल्स को देखना भी मना था। 200 BCE से 200 CE के बीच लिखे गए टेक्स्ट मनुस्मृति में चंडालास की कई ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें उन्हें गांव से बाहर रहने को, बाकी लोगों के फेंके हुए बर्तन यूज करने को और मुर्दों के यानी मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने को कहा गया है। इसके साथ ही
उन्हें लोहे के अलावा और किसी मेटल के ऑर्नामेंट्स पहनना भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें रात में गांव के अंदर घुसने तक को मना किया गया है। जिन लोगों का कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान वाला नहीं था, उनकी बॉडी को जलाने के लिए चंडालस को बुलाया जाता था। 5th सेंचुरी के एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक फाक्शियान ने लिखा है कि अनटचेबल्स को आने से पहले एक क्लैपर बजाकर आवाज करने को कहा गया था ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और कोई उन्हें देखे ना। 7th सेंचुरी में आए एक और चाइनीज पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री ने यह लिखा कि इन लोगों को हमेशा सिटी से बाहर रखा जाता था। चंडालस को कई बार एग्जीक्यूशन यानी किसी को मौत की सजा देने के लिए भी बुलाया जाता था। शास्त्राज में भले ही इन लोगों का डिवीजन बर्थ के बेसिस पर दिया हो, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। कई बार यह डिवीजन इकोनॉमी और रिसोर्सेज की एक्सेस की वजह से भी होता था, जिसे हम अपने अगले सेक्शन में समझने वाले हैं। रिसोर्सेज और स्टेटस को पहले हम महाभारत के एक इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है तो उसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच हुए एक खेल में युधिष्ठिर अपने राजकाज, धन दौलत के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। अब यहां से कई सवाल आते हैं कि क्या युधिष्ठिर ने जो भी उस गेम में दांव पर लगाया उस पर उसका पूरा हक था, और द्रौपदी जो कि एक जीती जागती इंसान थी, क्या युधिष्ठिर के पास उन्हें भी उनकी मर्जी के बिना दांव पर लगाने का हक था? ये सवाल द्रौपदी भी उनसे कर सकती थी कि वो उनकी मर्जी के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि हमें बस यहां से यह समझना है कि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति में इन इंसिडेंट से क्या समझाने की कोशिश की गई है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पिता की संपत्ति यानी वेल्थ पर और उसके राज्य पर उसके सारे बेटों का बराबर का राइट है। बस सबसे बड़े बेटे को उस वेल्थ में थोड़ा ज्यादा शेयर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उस राजा की कोई डॉटर भी है तो उसे इस वेल्थ में कोई हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं था। वुमेन का सिर्फ उन्हीं चीजों पर राइट था जो उन्हें शादी में दी जाती थी। इसे स्त्रीधन यानी वेल्थ ऑफ वुमेन कहा जाता था, और इस पर उस वुमेन के हस्बैंड का भी कोई राइट नहीं था। हालांकि उसके बच्चे इस वेल्थ पर क्लेम कर सकते थे। इसके अलावा मनुस्मृति में वुमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी और उसकी वेल्थ को हड़पने और जमा करने पर सख्त मना किया गया था। पुराने टेक्सचुअल एविडेंसेस से यह बात साफ पता चलती है कि वुमेन और मेन के बीच में रिसोर्सेज के एक्सेस को लेकर बहुत डिफरेंसेस थे, जो सोशल डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन था। जेंडर के अलावा अगर हम वर्ण के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां भी हमें वेल्थ में डिवीजन देखने को मिलता है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जिस तरह वर्ण के लिए ऑक्यूपेशन दी गई थी, उस हिसाब से तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सबसे ज्यादा अमीर होंगे, और शूद्र वर्ण वाले लोग सब कभी वेल्थ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता भी था। किंग और प्रीस्ट के पास खूब सारा पैसा हुआ करता था, लेकिन कुछ पुरानी स्टोरीज में हमें पुअर ब्राह्मण का भी मेंशन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि सारे ब्राह्मण के पास शायद उतनी वेल्थ नहीं होगी। इसी टाइम पर यानी लगभग 6th सेंचुरी BCE के आसपास हमें बुद्धिस्ट की थिंकिंग के बारे में भी पता चलता है, जिसमें सोसाइटी के डिफरेंसेस को तो एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन इसे नेचुरल डिफरेंस कहने से इनकार किया गया है। जिस तरह ब्राह्मण इस ऑर्डर को बर्थ से रिलेट करते हैं, वैसा बुद्धिस्ट नहीं मानते थे, बल्कि उनका कहना था कि अगर कोई चाहे तो वो कभी भी इन डिफरेंसेस को हटा सकता है। अब तक हमने जिन एरियाज के बारे में पढ़ा उसमें रिस्पेक्ट और वेल्थ को वर्ण सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यानी ब्राह्मण है तो अमीर होगा, उसकी सब इज्जत करेंगे, और अगर शूद्र है तो वो गरीब ही होगा और उसे कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन वेल्थ और वर्ण के अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी थी। जो इंसान लोगों की मदद करता था, उन्हें दान देता था, उनके साथ अपनी वेल्थ शेयर करता था, उसे एक रिस्पेक्टेबल पर्सन कहा गया है। वहीं कोई ऐसा इंसान जो बहुत पैसा होने के बाद भी उसे किसी की भलाई के लिए यूज ना करे, उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। इन वैल्यूज को एंशिएंट तमिलकम में बहुत माना जाता था। यहां पर जो चीफ्स और किंग्स रहते थे, वो अक्सर उनके चीफडम्स और किंगडम्स में आने वाले बार्ड्स और पोएट्स को पैसे देकर उन्हें सपोर्ट करते थे। बार्ड्स उन पोएट्स को कहा जाता है जो किसी की तारीफ में पोएम्स लिखते हैं। संगम लिटरेचर में भी हमें कई तरह की ऐसी पोएम्स मिलती हैं जिनमें सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को देखा जा सकता है। इन पोएम्स में हमें पता चलता है कि उस टाइम में जिन लोगों के पास बहुत पैसा था, उनसे अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, यानी इसे दान करें। हालांकि इन डिफरेंसेस को लेकर बुद्धिस्ट की सोच अलग थी।
बुद्धिस्ट्स का सोशल डिफरेंसेस को लेकर क्या मानना था, ये हम आपको आने वाले सेक्शन में बताते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज को लेकर बुद्धिस्ट्स का कहना था कि इनिशियली यानी शुरुआत में ह्यूमंस ऐसे नहीं थे, बल्कि वो नेचर के साथ अच्छे से रहते थे। ना उन्हें कोई लालच था, ना दूसरों से आगे निकलने की जल्दी, और ह्यूमन बीइंग्स नेचर से सिर्फ उतनी ही चीजें लिया करते थे जितने की उन्हें जरूरत थी। ये सारी बातें बुद्धिस्ट टीचिंग सुत्ता पिटाका में लिखी गई हैं। बुद्धिस्ट का मानना है कि ये अच्छे ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे लालची और चालाक होते गए, जिसकी वजह से इन्हें संभालने के लिए और जस्टिस करने के लिए किंगशिप की जरूरत पड़ने लगी। इस टेक्स्ट में न्याय करने वाले और लोगों को संभालने वाले इंसान को महासम्मत कहा गया है, और यह भी लिखा गया है कि महासम्मत को अपने काम के बदले में राइज दिए जाएं। अब इसे अगर आप राजा के टाइम से कंपेयर करेंगे तो महासम्मत का मतलब होगा किंग, क्योंकि वही सबको जस्टिस दिलाता था, और जो पेमेंट उसे रिटर्न में दी जाती थी वो है टैक्स। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये सारे सोशल डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग्स के ही बनाए हुए हैं, और अगर इंसान चाहे तो वो ये डिफरेंसेस हटा सकता है। अगर इंसान ग्रीडी यानी लालची नहीं होता और नेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं यूज करता तो अमीर गरीब जैसा कुछ होता ही ना ही कोई गुनाह और धोखा होता, और ना ही राजा की जरूरत पड़ती। इस चैप्टर में आपने महाभारत के बारे में काफी बार पढ़ा है, और उसके साथ साथ और भी टेक्स्ट के बारे में आपको बीच बीच में बताया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ब्राह्मण्स की थिंकिंग और उस समय के रूल्स एंड लॉज के बारे में ऐसे भी तो बता सकते थे। हमें टेक्स्ट में लिखी गई बातें बताने की क्या जरूरत थी, राइट? इसके पीछे भी एक रीजन है जिसे हम अपने अगले सेक्शन में समझेंगे। जब भी किसी पीरियड में कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसमें उस पीरियड में चल रही प्रैक्टिसेस, उस पीरियड के लोगों की थिंकिंग, उनके आइडियाज और उनकी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। इस चैप्टर में हमने ब्राह्मणिकल व्यूज के बारे में जो भी पढ़ा उसे हमने अलग अलग टेक्स्ट और एग्जाम्पल से आपको समझाया, ताकि ये पता चल सके कि इन बातों को सोसाइटी में एक्चुअली फॉलो किया भी जा रहा था या नहीं। जब भी हमें ऐसे किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है तो हमें पहले उस टेक्स्ट को कई तरह से एनालाइज करना पड़ता है। जब भी किसी टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। लैंग्वेज से हमें यह पता चलता है कि वो किन ऑडियंस के लिए लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक्स्ट प्राकृत, पाली और तमिल में लिखा गया है तो उसे ऑर्डिनरी लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही टेक्स्ट अगर संस्कृत में लिखा जाता है तो उसे सिर्फ प्रीस्ट और संस्कृत का नॉलेज रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं। यानी अगर हम महाभारत की लैंग्वेज को देखें तो इसे आसान संस्कृत में लिखा गया है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। इसी के साथ उस टेक्स्ट का टाइप भी देखा जाता है कि वो किस तरह का टेक्स्ट है। अगर उसमें मंत्राज लिखे गए हैं तो वो सिर्फ प्रीस्ट के लिए होगा, और अगर उसमें कहानियां लिखी गई हैं तो ऑर्डिनरी लोग उसे पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और लोगों को सुना भी सकेंगे। इसके बाद उस टेक्स्ट को किसने लिखा है, हमें उस ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑथर के दिमाग में अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है जिसके लिए वो अपनी पोएम, स्टोरीज और टेक्स्ट लिखता है। तो अगर हम उस ऑथर को और उसकी थिंकिंग को समझ पाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि वो इस टेक्स्ट से क्या कहना चाह रहा है। और लास्टली हमें यह जानना चाहिए कि वो टेक्स्ट कब कंपोज किया गया था और कहां पर कंपोज किया गया था। इससे हमें उस टाइम के लोगों और उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस इन टेक्स्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है नैरेटिव, जिसमें कोई कहानी लिखी गई हो, और दूसरा पार्ट है डायडाक्टिक, जिसमें सोशल बिहेवियर के बारे में लिखा गया हो। लेकिन कई टेक्स्ट में हमें ये दोनों पार्ट्स अलग अलग नहीं दिखाई देते। कहने का मतलब ये है कि कई टेक्स्ट में नैरेटिव पार्ट में भी सोशल लॉज लिखे जाते हैं, और कई टेक्स्ट में डायडाक्टिक में स्टोरीज भी लिखी जाती हैं। अगर हम महाभारत की बात करें तो शुरू में यह सिर्फ एक नैरेटिव यानी कहानी थी, और हिस्टोरियन का मानना था कि डायडाक्टिक पोर्शन यानी सोशल लॉज एंड टीचिंग्स को बाद में ऐड किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाभारत में जिस युद्ध की बात की गई है उसे संस्कृत ट्रेडिशन में इतिहास कहा जाता था, जिसका मतलब था जो हो चुका है वही। यानी इसका मतलब जिस युद्ध का मेंशन हमें महाभारत में मिलता है वो सच में हुआ होगा। लेकिन सारे हिस्टोरियंस इस पर कोई कॉमन आंसर नहीं दे पाए हैं। कुछ का मानना है कि ऐसा युद्ध सच में हुआ होगा, वहीं कुछ ये कहते हैं कि इस बैटल के कोई पक्के एविडेंसेस अब तक नहीं मिल पाए हैं।
अब अगर हम महाभारत के ऑथर की बात करेंगे तो कई बच्चों को वेद व्यास का नाम पता होगा, जिन्होंने महाभारत को लिखा था। यानी महाभारत ओरिजिनली वेद व्यास की नहीं थी। ओरिजिनल स्टोरी तो शायद उन रथकारों ने बनाई होगी जो क्षत्रिय के साथ बैटलफील्ड्स में जाकर उनकी ब्रेवरी के किस्सों को गाया करते थे। इन लोगों को सूतास कहा जाता था। तब से लेकर 5th सेंचुरी BCE तक ये स्टोरी ओरली सुनाई जा रही थी, और फिर 5th सेंचुरी BCE में ब्राह्मणास ने इसे लिखने के बारे में सोचा। इसके बाद 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में एक और फेज देखने को मिलता है, जब विष्णु वर्शिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लॉर्ड कृष्णा, जिन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाने लगा। इसका असर महाभारत पर यह हुआ कि 200 CE से लेकर 400 CE तक महाभारत में कई डाइडैक्टिक ऐड किए गए जो मनुस्मृति में लिखी गई बातों से मिलते जुलते थे। इन डाइडैक्टिक्स को ऐड करने के बाद महाभारत 1000 वर्स से बढ़कर 1,00,000 वर्स तक पहुंच गई थी, जिसका क्रेडिट सेज व्यासा को दिया गया। महाभारत में आपने हस्तिनापुर का नाम भी सुना होगा, जिसे कौरवास और पांडवास की कैपिटल सिटी माना जाता था। 1951 से 52 के बीच आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर नाम के एक विलेज में खुदाई शुरू करवाई। उनका मानना था कि हो सकता है ये वही हस्तिनापुर हो जिसके बारे में महाभारत में लिखा गया था। इस एक्सकेवेशन यानी खुदाई में 5 ऑक्यूपेशनल लेवल पाए गए। ऑक्यूपेशनल लेवल का मतलब है जमीन के अंदर सॉइल के वो 5 लेवल्स जो 5 अलग अलग टाइम पीरियड में उस लैंड पर रहने वाली सिविलाइजेशन और बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं। हालांकि हमें इन 5 लेवल्स के बारे में पढ़ने की नीड नहीं है, बल्कि बस 2nd और 3rd लेवल के बारे में पढ़कर ही हमारा काम हो जाएगा। इन 5 लेवल्स में से 2nd फेज या 2nd लेवल पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो करीब 12 से लेकर 7 सेंचुरी BCE तक के रहे होंगे। इस लेवल पर खुदाई करके पता चला है कि इस टाइम पर यहाँ जो घर बने हुए थे वो कोई प्लानिंग करके नहीं बनाए गए थे। साथ ही यहाँ के ज़्यादातर घर मिट्टी या मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने थे। ईंटों के साथ साथ कई घरों में लकड़ियाँ और बांस का यूज़ भी देखने को मिलता है। इन घरों को बनाने के लिए शायद बांस और घास फूस के साथ मिट्टी के पेस्ट का यूज़ भी किया गया हो ताकि वॉल्स को प्लास्टर किया जा सके। इसके बाद अगर हम इसके एक लेवल ऊपर यानी 3rd लेवल की बात करते हैं तो इस लेवल पर मिली चीज़ें 6 से 3rd सेंचुरी BCE के टाइम को बताती हैं। यहाँ के हाउसेज में हमें थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन हाउसेज को बनाने के लिए मड ब्रिक्स के साथ साथ बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज़ किया गया था। इसके अलावा हमें ब्रिक्स से बनी हुई ड्रेन्स भी देखने को मिली जो शायद वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कई जगहों पर कुएं के भी एविडेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर टेराकोटा से लाइनिंग बनाई गई है। ये वेल्स या तो पानी के लिए हैं या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह यूज़ किए जाते होंगे जहां वेस्ट वाटर को इकट्ठा किया जाता होगा। पर हमारे मतलब की बात यह है कि जो एक्सकेवेशन किया गया इससे मिले एविडेंसेस महाभारत के हस्तिनापुर से नहीं मिलते, क्योंकि महाभारत के हिसाब से हस्तिनापुर एक बहुत ही बड़ी और डेवलप्ड कैपिटल थी जहां बड़े बड़े महल हुआ करते थे। लेकिन जो एविडेंसेस हमें उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से मिले हैं वो ऐसा कुछ नहीं बताते। इससे कई सवाल मन में आते हैं कि क्या हस्तिनापुर के बारे में महाभारत में 6th सेंचुरी BCE के बाद ऐड किया गया होगा जब इस रीजन में अर्बन सेंटर्स बन रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महाभारत में हस्तिनापुर की जैसी इमेज बताई गई है वो स्टोरी की डिमांड हो। होता है ना ऐसा, जब हम कोई पोएम या स्टोरी लिखते हैं तो रीडर तक सारी बातें अच्छे से पहुंचाने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। इसी की तरह एक और एग्जाम्पल है द्रौपदी की शादी का। आप ये जानते होंगे कि द्रौपदी ने 5 पांडवास के साथ शादी की थी, जिसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। जिस तरह एक आदमी की बहुत सारी शादियां करने को पॉलीजिनी कहा जाता है, उसी तरह एक औरत की बहुत सारी शादियां करने को पॉलीएंड्री कहा जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है महाभारत जिस टाइम की कहानी है तब पॉलीएंड्री का चलन हो, और हो सकता है टाइम के साथ इसमें चेंजेस किए गए हों। अभी हमें सुनने में ये प्रैक्टिस अजीब लग सकती है, लेकिन हिमालयन रीजन में ये काफ़ी टाइम पहले भी चलन में थी और कई कई जगह आज भी उसे फॉलो किया जाता है। ये प्रैक्टिस किसने शुरू की, क्यों की जाती थी और इसे किसने बंद करवा दिया, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि हो सकता है उस टाइम में वॉर्स की वजह से वुमेन कम हो गई हों, जिसकी वजह से एक वुमन को कई शादियां करने की परमिशंस होगी।
अगर हम कुछ अर्ली सोर्सेस को देखें तो उसमें हमें कहीं भी पॉलिएंड्री की चलन की बातें देखने को नहीं मिलती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत के इंसिडेंट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और इस कहानी को पूरा करने के लिए पॉलिएंड्री को महाभारत में बाद में जोड़ा गया होगा? वेल, अब तक हमारे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इस बारे में कुछ भी श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता। महाभारत को अगर आप देखेंगे तो आपको संस्कृत के अलावा भी इसके कई वर्जन्स मिलते हैं, जिसमें अलग अलग रीजन्स के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। इन चेंजेस का रीजन ये है कि इस कथा को पहले ओरली लोगों तक पहुंचाया जाता था। न जाने कितने सालों तक ये कथा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई गई होगी, जिसकी वजह से इसमें कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप जब भी किसी अलग रीजन में जाएंगे तो वहां आपको महाभारत का एक अलग वर्जन सुनने को मिलेगा, जिसमें मेन स्टोरी तो लगभग सेम होगी, लेकिन दो कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग, उनके बीच के इमोशंस, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। महाभारत इंडिया का एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और इस कहानी को सिर्फ बुक की फॉर्म में ही नहीं बल्कि प्लेज, डांस और बाकी परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपसे अपने लास्ट चैप्टर के साथ। आप बस सुनते रहिए कोको एफएम। जब भी किसी पीरियड में कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसमें उस पीरियड में चल रही प्रैक्टिसेस, उस पीरियड के लोगों की थिंकिंग, उनके आइडियाज और उनकी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। इस चैप्टर में हमने ब्राह्मणिकल व्यूज के बारे में जो भी पढ़ा उसे हमने अलग अलग टेक्स्ट और एग्जाम्पल से आपको समझाया, ताकि ये पता चल सके कि इन बातों को सोसाइटी में एक्चुअली फॉलो किया भी जा रहा था या नहीं। जब भी हमें ऐसे किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है तो हमें पहले उस टेक्स्ट को कई तरह से एनालाइज करना पड़ता है। जब भी किसी टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। लैंग्वेज से हमें यह पता चलता है कि वो किन ऑडियंस के लिए लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक्स्ट प्राकृत, पाली और तमिल में लिखा गया है तो उसे ऑर्डिनरी लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही टेक्स्ट अगर संस्कृत में लिखा जाता है तो उसे सिर्फ प्रीस्ट और संस्कृत का नॉलेज रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं। यानी अगर हम महाभारत की लैंग्वेज को देखें तो इसे आसान संस्कृत में लिखा गया है ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। इसी के साथ उस टेक्स्ट का टाइप भी देखा जाता है कि वो किस तरह का टेक्स्ट है। अगर उसमें मंत्राज लिखे गए हैं तो वो सिर्फ प्रीस्ट के लिए होगा, और अगर उसमें कहानियां लिखी गई हैं तो ऑर्डिनरी लोग उसे पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे और लोगों को सुना भी सकेंगे। इसके बाद उस टेक्स्ट को किसने लिखा है, हमें उस ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑथर के दिमाग में अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है जिसके लिए वो अपनी पोएम, स्टोरीज और टेक्स्ट लिखता है। तो अगर हम उस ऑथर को और उसकी थिंकिंग को समझ पाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि वो इस टेक्स्ट से क्या कहना चाह रहा है। और लास्टली, हमें यह जानना चाहिए कि वो टेक्स्ट कब कंपोज किया गया था और कहां पर कंपोज किया गया था। इससे हमें उस टाइम के लोगों और उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस इन टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है नैरेटिव, जिसमें कोई कहानी लिखी गई हो, और दूसरा पार्ट है डाइडैक्टिक, जिसमें सोशल बिहेवियर के बारे में लिखा गया हो। लेकिन कई टेक्स्ट में हमें ये दोनों पार्ट्स अलग अलग नहीं दिखाई देते। कहने का मतलब ये है कि कई टेक्स्ट में नैरेटिव पार्ट में भी सोशल लॉज लिखे जाते हैं और कई टेक्स्ट में डाइडैक्टिक में स्टोरीज भी लिखी जाती हैं। अगर हम महाभारत की बात करें तो शुरू में यह सिर्फ एक नैरेटिव यानी कहानी थी, और हिस्टोरियन का मानना था कि डाइडैक्टिक पोर्शन यानी सोशल लॉज एंड टीचिंग्स को बाद में ऐड किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाभारत में जिस युद्ध की बात की गई है उसे संस्कृत ट्रेडिशन में इतिहास कहा जाता था, जिसका मतलब था जो हो चुका है वही। यानी इसका मतलब जिस युद्ध का मेंशन हमें महाभारत में मिलता है वो सच में हुआ होगा। लेकिन सारे हिस्टोरियंस इस पर कोई कॉमन आंसर नहीं दे पाए हैं। कुछ का मानना है कि ऐसा युद्ध सच में हुआ होगा, वहीं कुछ ये कहते हैं कि इस बैटल के कोई पक्के एविडेंसेस अब तक नहीं मिल पाए हैं। अब अगर हम महाभारत के ऑथर की बात करेंगे तो कई बच्चों को वेद व्यास का नाम पता होगा, जिन्होंने महाभारत को लिखा था। यानी महाभारत ओरिजिनली वेद व्यास की नहीं थी। ओरिजिनल स्टोरी तो शायद उन रथकारों ने बनाई होगी जो क्षत्रिय के साथ बैटलफील्ड्स में जाकर उनकी ब्रेवरी के किस्सों को गाया करते थे। इन लोगों को सूतास कहा जाता था। तब से लेकर 5th सेंचुरी BCE तक ये स्टोरी ओरली सुनाई जा रही थी, और फिर 5th सेंचुरी BCE में
ब्राह्मणास ने इसे लिखने के बारे में सोचा। इसके बाद 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में एक और फेज देखने को मिलता है जब विष्णु वर्शिप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लॉर्ड कृष्णा, जिन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाने लगा। इसका असर महाभारत पर यह हुआ कि 200 CE से लेकर 400 CE तक महाभारत में कई डायडैक्टिक ऐड किए गए जो मनुस्मृति में लिखी गई बातों से मिलते जुलते थे। इन डायडैक्टिक्स को ऐड करने के बाद महाभारत 1000 वर्स से बढ़कर 1,00,000 वर्स तक पहुंच गई थी, जिसका क्रेडिट सेज व्यासा को दिया गया। महाभारत में आपने हस्तिनापुर का नाम भी सुना होगा, जिसे कौरवास और पांडवास की कैपिटल सिटी माना जाता था। 1951 से 52 के बीच आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर नाम के एक विलेज में खुदाई शुरू करवाई। उनका मानना था कि हो सकता है ये वही हस्तिनापुर हो जिसके बारे में महाभारत में लिखा गया था। इस एक्सकेवेशन यानी खुदाई में 5 ऑक्यूपेशनल लेवल पाए गए। ऑक्यूपेशनल लेवल का मतलब है जमीन के अंदर सॉइल के वो 5 लेवल्स जो 5 अलग अलग टाइम पीरियड में उस लैंड पर रहने वाली सिविलाइजेशन और बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं। हालांकि हमें इन 5 लेवल्स के बारे में पढ़ने की नीड नहीं है, बल्कि बस सेकेंड और थर्ड लेवल के बारे में पढ़कर ही हमारा काम हो जाएगा। इन 5 लेवल्स में से सेकेंड फेज या सेकेंड लेवल पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो करीब 12 से लेकर 7 सेंचुरी BCE तक के रहे होंगे। इस लेवल पर खुदाई करके पता चला है कि इस टाइम पर यहां जो घर बने हुए थे वो कोई प्लानिंग करके नहीं बनाए गए थे। साथ ही यहां के ज्यादातर घर मिट्टी या मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने थे। ईंटों के साथ साथ कई घरों में लकड़ियां और बांस का यूज भी देखने को मिलता है। इन घरों को बनाने के लिए शायद बांस और घास फूस के साथ मिट्टी के पेस्ट का यूज भी किया गया हो ताकि वॉल्स को प्लास्टर किया जा सके। इसके बाद अगर हम इसके एक लेवल ऊपर यानी थर्ड लेवल की बात करते हैं तो इस लेवल पर मिली चीजें 6 से 3rd सेंचुरी BCE के टाइम को बताती हैं। यहाँ के हाउसेज में हमें थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन हाउसेज को बनाने के लिए मड ब्रिक्स के साथ साथ बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज किया गया था। इसके अलावा हमें ब्रिक्स से बनी हुई ड्रेन्स भी देखने को मिली जो शायद वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कई जगहों पर कुएं के भी एविडेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर टेराकोटा से लाइनिंग बनाई गई है। ये वेल्स या तो पानी के लिए हैं या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह यूज किए जाते होंगे जहां वेस्ट वाटर को इकट्ठा किया जाता होगा। पर हमारे मतलब की बात यह है कि जो एक्सकेवेशन किया गया इससे मिले एविडेंसेस महाभारत के हस्तिनापुर से नहीं मिलते, क्योंकि महाभारत के हिसाब से हस्तिनापुर एक बहुत ही बड़ी और डेवलप्ड कैपिटल थी जहां बड़े बड़े महल हुआ करते थे। लेकिन जो एविडेंसेस हमें उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से मिले हैं वो ऐसा कुछ नहीं बताते। इससे कई सवाल मन में आते हैं कि क्या हस्तिनापुर के बारे में महाभारत में 6th सेंचुरी BCE के बाद ऐड किया गया होगा जब इस रीजन में अर्बन सेंटर्स बन रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महाभारत में हस्तिनापुर की जैसी इमेज बताई गई है वो स्टोरी की डिमांड हो। होता है ना ऐसा, जब हम कोई पोएम या स्टोरी लिखते हैं तो रीडर तक सारी बातें अच्छे से पहुंचाने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। इसी की तरह एक और एग्जाम्पल है द्रौपदी की शादी का। आप ये जानते होंगे कि द्रौपदी ने 5 पांडवास के साथ शादी की थी, जिसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। जिस तरह एक आदमी की बहुत सारी शादियां करने को पॉलीजिनी कहा जाता है, उसी तरह एक औरत के बहुत सारी शादियां करने को पॉलीएंड्री कहा जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है महाभारत जिस टाइम की कहानी है तब पॉलीएंड्री का चलन हो, और हो सकता है टाइम के साथ इसमें चेंजेस किए गए हों। अभी हमें सुनने में ये प्रैक्टिस अजीब लग सकती है, लेकिन हिमालयन रीजन में ये काफी टाइम पहले भी चलन में थी और कई कई जगह आज भी उसे फॉलो किया जाता है। ये प्रैक्टिस किसने शुरू की, क्यों की जाती थी और इसे किसने बंद करवा दिया, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि हो सकता है उस टाइम में वॉर्स की वजह से वुमेन कम हो गई हों, जिसकी वजह से एक वुमेन को कई शादियां करने की परमिशंस होगी। अगर हम कुछ अर्ली सोर्सेस को देखें तो उसमें हमें कहीं भी पॉलीएंड्री की चलन की बातें देखने को नहीं मिलती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत के इंसिडेंट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और इस कहानी को पूरा करने के लिए पॉलीएंड्री को महाभारत में बाद में जोड़ा गया होगा? वेल, अब तक हमारे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इस बारे में कुछ भी श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता। महाभारत को अगर आप देखेंगे तो आपको संस्कृत के अलावा भी इसके कई वर्जन्स मिलते हैं,
जिसमें अलग अलग रीजन्स के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं। इन चेंजेस का रीजन ये है कि इस कथा को पहले ओरली लोगों तक पहुंचाया जाता था। न जाने कितने सालों तक ये कथा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई गई होगी, जिसकी वजह से इसमें कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप जब भी किसी अलग रीजन में जाएंगे तो वहां आपको महाभारत का एक अलग वर्जन सुनने को मिलेगा, जिसमें मेन स्टोरी तो लगभग सेम होगी, लेकिन दो कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग, उनके बीच के इमोशंस, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। महाभारत इंडिया का एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और इस कहानी को सिर्फ बुक की फॉर्म में ही नहीं बल्कि प्लेज, डांस और बाकी परफॉर्मिंग आर्ट से भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपसे अपने लास्ट चैप्टर के साथ। आप बस सुनते रहिए कुकू एफएम। हे गाइस, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स में। हम आपके लिए लाए हैं एक कुकू FM का ऐसा चैनल जिसमें सभी प्रकार की स्टोरियाँ अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में स्टोरी का नाम, वो भी उसका एपिसोड सहित कमेंट करना है। और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी आपको अवेलेबल हो। और ध्यान रहे इस बात का कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ध्यान रखें और ऑल पर सेट करें, और सुनते रहिए ऐसे ही मज़ेदार कुकू FM की स्टोरियाँ अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स पर। तो मज़े लीजिए और सुनते रहिए।